हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपनी परिवार बेसिक मैथ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में जो हमसे नहीं बनते हैं, बल्कि सुनने में ऐसे लगते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए हमें। जैसा कि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि पृथ्वी का मित्र किसे कहा जाता है, या सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है, और 4 ऑप्शन हो तो आपको समझने में कठिनाई होगी और आपको नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताइए किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो आप समझ जाओगे कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, केंचुए को कहा जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है कई बार और हमारा सुना हुआ रहता है, तो हमसे बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमें लगते हैं कि बनने चाहिए और महत्वपूर्ण होते हैं, वो तो हमें कम से कम आने ही चाहिए। तो आज मैं ऐसे ही क्वेश्चन की बात करूंगा जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायिकता है। तो इनको तो आपको सुनना ही चाहिए, याद करना ही चाहिए। तो आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम एक सीक्वेंस से करते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत पढ़ रहे थे, तो पादप जगत में ही एक रहता है फफूंद जगत, जो होता है वो पादप जगत का ही हिस्सा है, जिसको हम बोल सकते हैं फंजाई किंगडम। इसका नाम क्या है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं फंजाई किंगडम, और हिंदी में क्या बोलेंगे, फफूंद जगत। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो फफूंद जगत ये किस में आती है, प्लांट किंगडम या पादप जगत के ही अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो कवक आते हैं फफूंद के अंतर्गत, आपने सुने होंगे तो, है ना, क्योंकि फंजाई या फंगस ये कवक के ही मिलते हैं इंग्लिश में। तो कवक पढ़ना है आपको। अब कवक मैं पढ़ा चुका हूं, तो फिर क्यों पढ़ा रहा हूं यहां पे दोबारा कवक, क्योंकि कवक का एक दूसरा रूप है जिसको हम बोलते हैं अपघटक या अपमार्जक। कवक को ही अपघटक या अपमार्जक कहा जाता है, क्योंकि कवक क्या होते हैं, जितने भी मृत वस्तुएं होती हैं उन पर आश्रित रहते हैं कवक। ठीक है, जितने भी मृत जीव जंतु होते हैं तो उन पर क्या रहते हैं, कवक आश्रित रहते हैं, इसलिए इनको अपघटक या अपमार्जक भी कहा जाता है। एक चीज याद रखना है कि कवक जो होते हैं वो यूकेरियोटिक जीव होते हैं जीव, लेकिन उनको रखा गया है प्लांट किंगडम या पादप जगत के अंतर्गत। वैसे जीव हैं लेकिन रखा गया है पादप जगत के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि इनका आकार जो होता है वो पेड़ पौधों के समान होता है, इसलिए इनको किसके अंतर्गत रखा गया है, इसलिए इनको पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। वास्तव में ये क्या होते हैं, तो वास्तव में ये यूकेरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो फफूंद के बारे में इतना याद लिया। अब याद रखना कि फफूंद के अंतर्गत कवक आता है और कवक को ही हम क्या कहते हैं, अपघटक या अपमार्जक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इंपोर्टेंट वो यही है, अपघटक और अपमार्जक की। तो यहां से ये वाला आपका इंपोर्टेंट पॉइंट, अपघटक या अपमार्जक, इसी को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर। तो इनके बारे में आपको कुछ ही पॉइंट याद रखने हैं, जो आपको एक बार सुन लोगे तो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब सुनोगे ना एक बार कहानी तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम अपघटक और अपमार्जक की कहानी स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूं क्यों कहा जाता है अपघटक पृथ्वी के मित्र होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अपघटक और अपमार्जक जो होते हैं वो सफाई कर्मचारी कहलाते हैं, पृथ्वी के सफाई कर्मचारी। क्यों कहा जाता है, तो देखते ही इस क्यों का जवाब। मान लेते हैं पृथ्वी है और इस पर घास के कुछ, यहां पर घास में बना देता हूं, वैसे एक घास लगी हुई है। ठीक है, अब एक घास लगी हुई है और आपको मालूम है एक घास कोई ना कोई तो खाएगा। मान लेते हैं जंगल में एक घास लगी है, एक हिरन आता है और हिरन इस घास को, पूरी घास को खा जाता है। अब इस घास की पत्तियों को किसने खा लिया, ये यहां से हो गई डिस्ट्रीब्यूट, हिरन के पेट में चली गई। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि एक पेड़ पौधा जो होता है, पौधा वो सजीव होता है कि निर्जीव होता है, तो आप बोलोगे सर सजीव होता है। क्यों सजीव होता है, क्योंकि दुनिया की हर एक वस्तु अगर वो आकार में, लंबाई में बढ़ रही है समय के अकॉर्डिंग, मतलब वो सजीव है। जैसे मार्कर है, ये निर्जीव है। क्यों निर्जीव है, क्यों, क्योंकि आज से 10 साल बाद भी देखोगे तो ये मार्कर ऐसे ही रहेगा, इतना ही सा रहेगा। 10 साल जब भी बना होगा पहले तब भी इतना ही सा था, मतलब इसके आकार में कोई बढ़ोतरी, कोई वृद्धि नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे कैसा है, निर्जीव है। लेकिन पेड़ पौधे वास्तव में सजीव होते हैं, इनकी आकार लंबाई बिल्कुल वृद्धि होती जाती है समय के अकॉर्डिंग, मतलब ये भी बड़े होते हैं इंसानों की तरह, जानवरों की तरह। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। अगर सजीव होते हैं तो इनके लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती होगी, तो बिल्कुल हमने ये भी जाना है और हमें मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधों के हरे भाग में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। 100 कोष से होते हैं पेड़ पौधे, तो भोजन बनाते हैं।
अब पानी कहाँ से मिलता है इन्हें? तो भोजन तो मिल गया सूर्य के प्रकाश से, पानी मिलता है इन्हें जमीन से। जमीन में क्या क्या होता है? तो आप बोलोगे जमीन से इनकी जड़ें जो जमीन में होती हैं वो जमीन के अंदर से पानी को अवशोषित करती हैं और क्या करती हैं? खनिज लवण को भी अवशोषित करती हैं। तो जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करके ये पौधे बड़े होते हैं। तो आप बोलोगे अगर इन पौधों ने जमीन के अंदर से जल और खनिज लवण को अवशोषित किया, अब कोई हिरन आ गया इसको खा गया, तो वो खनिज लवण कहाँ पहुंच गए? तो आप बोलोगे वो खनिज लवण जितने भी थे, जो जल था, है ना, वो सारी की सारी एनर्जी थी इन पौधों में, वो किसके अंतर्गत आ गई? वो एक हिरन के पास में आ गई। किसके पास? हिरन के पास। अब उस हिरन के पास एनर्जी है, कुछ दिनों बाद क्या हो गया? कुछ दिनों बाद होगा कि उस हिरन को शेर खा जाएगा, है ना। अब उस हिरन को किसी शेर ने खा लिया तो होगा क्या कि जो भी खनिज लवण थे, खनिज लवण कभी नष्ट नहीं होते, ध्यान रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते रहते हैं। तो जमीन से कहां गए? वो पेड़ पौधों में गए। पेड़ पौधों से कहां गए? वो किसी हिरन के अंदर गए। हिरन के अंदर से कहां गए? किसी शेर ने खा लिया तो शेर के अंदर चले गए। अब क्या होगा कि कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि शेर भी बूढ़ा होगा। शेर बूढ़ा होगा तो कभी ना कभी वो मरेगा। वो मरेगा तो फिर उसकी जो बॉडी होगी वो कहीं ना कहीं डली रहेगी ऐसी, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही उसकी बॉडी डली रहेगी तब फिर काम आता है अपघटक और अपमार्जक। 2 साल पड़ी रहेगी, 3 साल पड़ी रहेगी, 5 साल पड़ी रहेगी, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो क्या होगा, उस बॉडी पर अपघटक और अपमार्जक जो होते हैं वो आक्रमण कर देते हैं। क्योंकि हमने अभी जाना है कि मृत वस्तुओं पर ये क्या करते हैं? मृत वस्तुओं पर अपना जीवन यापन करते हैं। अपघटक और अपमार्जक उन्हीं पर निर्भर करते हैं। इनका काम ही होता है कि मृत वस्तुएं जितने भी हैं, मृत जीव जितने भी हैं, उनको अपघटित कर देते हैं, उनको पृथ्वी से नष्ट कर देते हैं। समय जरूर लेंगे ज्यादा, लेकिन बिल्कुल साफ कर देंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर शेर पड़ा हुआ था, शेर की बॉडी इस जगह पर पड़ी हुई थी, लेकिन आप 50 साल बाद जाके देखोगे तो आपको वहां नामो निशान नहीं मिलेगा उस शेर की बॉडी का। क्यों? क्योंकि वहां अपघटक अपना काम कर चुके होते हैं। वो मृत वस्तुओं पर ही, मृत जीवों पर ही आश्रित रहते हैं, तो उनको अपघटित करके खा लेते हैं और उनको यूज कर लेते हैं। अब होता क्या है, जो अपघटक का काम ही है कि पृथ्वी से जितनी भी सड़ी गली चीजें हैं उनको साफ करना, है ना। तो अपघटक क्या करते हैं? पृथ्वी पर उपस्थित सभी मृत जीव जंतुओं को साफ करने का काम करते हैं। इसलिए अपघटक को कहा जाता है, अपघटक को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का मित्र। पृथ्वी का मित्र अपघटक को कहा जाता है। इसलिए अपघटक को कहा जाता है पृथ्वी का सफाई कर्मचारी, क्योंकि पृथ्वी को साफ कर रहा है। जितनी भी सड़ी गली चीजें हैं, जितनी भी जानवरों की डेड बॉडी है, उनको साफ करता जा रहा है। तो इसलिए पृथ्वी का मित्र भी है और पृथ्वी का सफाई कर्मचारी है। दूसरा, अपघटक की परिभाषा अगर पूछी जाती है, मान लेते हैं परिभाषा कभी आएगी नहीं, लेकिन याद रखना ये क्या करता है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देता है। तो जैसे कि उस शेर की बॉडी में जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देता है और पृथ्वी में मिला देता है। तो हुआ क्या था कि जितने भी जो हमने खनिज लवण की बात की थी वो पृथ्वी से पौधे में गए, पौधे से हिरन में गए, हिरन से शेर में गए, और शेर के अंदर से जब शेर की डेथ हुई तो जितने भी अपघटक थे, अपमार्जक थे, उन्होंने उनको अपघटित कर दिया। और तो उस शेर में जितने भी खनिज लवण थे वो सारे के सारे कहाँ मिल जाएंगे दोबारा? वो सारे के सारे जो अपघटक होते हैं उन खनिज लवण को फिर से पृथ्वी में मिला देता है। तो पृथ्वी से पौधे में गए, पौधे से हिरन में गए, हिरन से शेर में गए, और अपघटक ने फिर से शेर से जमीन में मिला दिया। फिर उस जमीन में जहां मिलाया है उस जमीन में फिर से कोई पौधा उगेगा। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इसलिए कहा जाता है ये क्या होते हैं, एक खनिज लवणों को पृथ्वी में मेंटेन किए रहते हैं। जितने भी खनिज लवण हैं या पोषक पदार्थ हैं पृथ्वी के अंदर, उन सबको क्या करते हैं, अपघटक अपमार्जक मेंटेन करते हैं। इसलिए पृथ्वी का मित्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में आप याद रखना, ये क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं और खनिज लवणों को पृथ्वी में मिला देते हैं। इसलिए पृथ्वी का मित्र कहा जाता है। और किसान का मित्र किसे कहा जाता है? किसान का मित्र केंचुए को कहा जाता है। अब हम एक अपघटक, अपमार्जक, डिकम्पोजर, ये तीनों एक ही के नाम हैं। और कवक, इनको कवक भी कह सकते हैं। तो बाकी के हमने देख लिए थे कि कवक से होने वाले रोग नहीं देखे थे, है ना। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि बताइए कवक से होने वाला रोग कौन सा है, इसके पहले वीडियो में हमने क्या क्या जाना था कि जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग। जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से थे? तो आपको मालूम है, पंडित का टी का न्यू है, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, कुष्ठ, निमोनिया, हैजा, ठीक है। अगर विषाणु से होने वाले रोग तो ए चाचा इन्हें डांटो, खरी गाल पे छापो, एड्स, चेचक, ए चाचा
इन्हें डांटो, इन्फ्लुएंजा डेंगू, और खरे गाल पे छापो तो खसरा, रेबीज, गलसुआ, छोटी माता, बड़ी माता, पोलियो और पीलिया। ठीक है, तो ये सब थे जो वायरस से होने वाले रोग थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कवक से होने वाले रोग। तो चलिए चलते हैं, हम कवक के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कवक के क्वेश्चन तो हमने देख लिए थे लेकिन कवक से होने वाले रोग नहीं देखे थे इसमें। तो कवक से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हम पढ़ते हैं। तो बताइए कवक से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? कवक से होने वाले रोग, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं, लेकिन ट्रिक की जरूरत नहीं है इसमें, कवक में जरूरत नहीं है, क्योंकि गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली, ठीक है, अस्थमा, ये हैं 3-4 नाम, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं यहां पर। ऐसा याद कर सकते हो आप, गंजा, दामाद, खाए, फ्रूट। ठीक है, क्या बोलोगे आप? गंजा, दामाद, खाए, फ्रूट, इतना आपको याद रखना है। तो गंजा से यहां से हो जाएगा गंजापन, क्या हो जाएगा? गंजापन। दामाद, ये दाम लिखा हुआ है लेकिन आपको याद रखना दमा, क्या है? दमा। दाद, खाज, खुजली, है ना? दाद, खाज, खुजली, इनको एक साथ में बोल सकते हो आप, दाद, खाज, खुजली एक जैसे होते हैं, बस गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली। और ए फ्रूट का मतलब होता है एथलीट फुट, जो उंगली होती है ना, जो धावक होते हैं, जिसको धावक रोग भी कहते हैं। एथलीट फुट मतलब जो धावक या दौड़ने वाले होते हैं, उनके पैरों की उंगली के नीचे घाव हो जाते हैं, वो किसके कारण होता है? वो भी कवक के कारण होता है। तो यहां लिख सकते हो एथलीट फुट। ठीक है, और एक और याद रखना, अस्थमा। इतने नाम याद रखना है, गंजापन, अस्थमा, बस ये सब साथ में याद कर दो। देखो, दमा, दाद, खाज, खुजली, दाद, खाज, खुजली, दमा, गंजापन, अस्थमा, एथलीट फुट, ये कवक से होने वाले रोग हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इसी में देख लेते हैं। तो अगर पूछा जाए कि बताइए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं, अगर पूछा जाए कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जितने भी रोगों में रिया शब्द लगा हो, रिया, जैसे पायरिया, डायरिया, मलेरिया, ये सारे के सारे कहाँ से होते हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, और इसके अलावा रिया के साथ में आपको ऐसा याद रखना है, एक तो पेचिश याद रखना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पर, देखो यहां पे, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, एक तो पायरिया, डायरिया, मलेरिया। ठीक है, रिया मतलब प्रोटोजोआ। इसके बाद पेचिस याद रखना आपको, कालाजार याद रखना, तो पेचिस, कालाजार, पेचिस, तो 3 तो ये रिया के हो गए, पेचिस, कालाजार और सोने की बीमारी, जिसको निद्रा रोग कहते हैं, सोने की बीमारी, इसको क्या बोलते हैं? सोने की बीमारी या निद्रा रोग कहा जाता है, जिसको नींद नहीं आती वो वाली बीमारी। ठीक है ना, तो पायरिया, डायरिया, मलेरिया 3 हो गए रिया के। पेचिस, कालाजार, सोने की बीमारी, ये सब याद करोगे। पेचिस से आप ऐसे कर सकते हो 50 रुपए, और पेचिस मतलब 50, और प्रोटोजोआ में जुआ भी याद कर सकते हो कि जुआ में 50 रुपए हार गए। जुआ ये खेलना कैसा? कालाजार या काला बाजारी बोलते हैं ना, तो कालाजार से जुआ कर सकते हो याद। सोने की बीमारी, आदमी सोना भी हार जाता है जुए में, तो इनको जुए से कनेक्ट कर सकते हो। और पायरिया, डायरिया, मलेरिया, जिसमें भी रिया शब्द आ जाए वो समझ लेना, ये कौन से प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं सारे के सारे। इसके बाद एक चीज और याद रखना आप, इसके बारे में अलग से आ जाता है, जैसे मलेरिया है ना, तो मलेरिया थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में क्या क्या आपको एक्स्ट्रा याद होना चाहिए? पहली बात तो ये याद होनी चाहिए कि मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किसके कौन सा मच्छर? तो आप बोलोगी मादा एनाफिलीज मच्छर।
ठीक है, इस मच्छर के काटने से होता है, मादा मच्छर है एनाफिलीज, उसके काटने से कौन सा होता है, मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है, और जो हमने बोला प्रोटोजोआ के से होने वाले रोग हैं, तो कौन सा प्रोटोजोआ इसमें आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम, है ना। कौन सा कारक होता है इसका, इस रोग का वाहक होता है प्लाज्मोडियम। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है इस रोग का वाहक होता है, किस प्रोटोजोआ की वजह से, तो आप बोलोगे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इसको कारक भी कहा जाता है, मलेरिया का कारक कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और इसमें होता क्या है, अगर किसी को मलेरिया हो जाएगा तो आप बोलोगे इसमें रक्त की कमी हो जाती है या आरबीसी की कमी होती जाती है, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं उनसे रक्त का निर्माण होता है। तो आरबीसी की कमी का मतलब क्या है, रक्त की कमी। ठीक है ना, और तो याद रखना मलेरिया में मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है वो इस रोग का वाहक होता है, और इस रोग से आरबीसी की कमी आ जाती है बॉडी में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और बताइए कि कैसा लगा वीडियो, थोड़ा बहुत समझ में आई बातें कि नहीं।